10 कल वाली क्लास इंशाल्लाह 1:45 से 5 बजे तक फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक बड़ा सा रूम है, फिर हाइब्रिड हैं 2 साथ। अच्छा अच्छा मोहतरम, कुछ तरतीब ऐसी थी फाइनल अकाउंट के सवाल में कि जैसे जैसे ट्रायल में इंफॉर्मेशन आती रही, बैठो जल्दी, एक दफ़ा हमने सवाल पढ़ा, सवाल पढ़ के हमने जो जो चीज़ें समझ आईं उनको हमने फेस पे लिख दिया और एक एक दो दो लाइन छोड़ दी कि कोई नई चीज़ आएगी तो वहाँ लिख लेंगे। इसके बाद हमने अदर इन्फॉर्मेशन रीडिंग टाइम में पढ़ ली हुई थी, उसकी बुनियाद पर हमने नोट नंबर्स असाइन कर दिए। कोई नया नोट आएगा तो नया डाल देंगे, वो कोई ज़रूरी नहीं कि नोट्स A9 यहाँ आ नहीं सकता, नोट 9 यहाँ हेडिंग डाल के डाल देंगे। तो जो जो हमें नोट समझ आए उसकी जगह छोड़ के ट्रायल की तरतीब से चीज़ें लिखनी शुरू कर दी। दोबारा से सुन लें सारी बात। सबसे पहले हमने क्या किया, सवाल का बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा किया, जैसे सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। ये करने के बाद दूसरा काम हमने ये किया कि सवाल की एडजस्टमेंट्स रीडिंग टाइम में पढ़ ली हुई थी, एडजस्टमेंट्स को ट्रायल पर रेफ़र करने के बाद ट्रायल से एक एक फिगर उठा के पोस्ट करते गए और साथ साथ एडजस्टमेंट्स को कवर करते गए। तो इस तरह डिस्क्लोजर का सवाल हो जाएगा। बाकी अगर जो हमने तरतीब दे दी है नोट्स की उसमें कोई मसला हो तो बाद में कोई नया नंबर डाल के भी नोट डाला जा सकता है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। पास पेपर क्वेश्चन 5 भाई वो सरासिफ वाला ज़रा उनको बताएं कि जैसे ही सर निकले तो इधर बता दें ज़रा। पास पेपर क्वेश्चन 5। हाँ जी, क्लास में जब जाने लगे तो बता दें हमें, हम भी आज MFA की क्लास में जाएंगे। सन्नावा पावर लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30/1/2017। फॉलोइंग इश्यूज आर अंडर कंसिडरेशन। पेज नंबर 373। कैलकुलेशंस मैं करवा दूंगा, बाकी सोल्यूशन वगैरह आप पढ़ लीजिएगा घर में जाके। NPL एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन यकम अगस्त 16। तो हमारा ईयर एंड है 30/जून/17। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अच्छा जी, आ जाएं आप फिर। सर आसिफ को बता दिए, कोई टीए नहीं है। NPL एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन यकम अगस्त 16। NPL ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया यकम अगस्त 16 को टू सेल कस्टमाइज बैटरीज टू न्यू कस्टमर। हम बैटरीज बेचते हैं, एक नए कस्टमर को बैटरीज बेचने का वादा किया। टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट के मुताबिक हमने 50,000 बैटरीज देनी है एट द एंड ऑफ ईच मंथ फ्रॉम दिसंबर 16। दिसंबर 16 से हमने देनी शुरू करनी है। दिसंबर 16 से हमने बैटरीज देनी शुरू करनी है, दिसंबर 16 से सितंबर 17 तक। तो दिसंबर 16 से सितंबर 17 तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हमने बैटरीज देते रहने, बेचते रहने, बेचते रहने, बेचते रहने। हर महीने 50,000 एट अ प्राइस ऑफ 15 मिलियन पर मंथ, और हर 50,000 की प्राइस 15 मिलियन पर मंथ है। अगर हमने लेट डिलीवर की या हमने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया तो पेनल्टी 5 मिलियन और 20 मिलियन है। लेट डिलीवर करने पे 5 मिलियन पेनल्टी है और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने पे 20। तो लेट डिलीवर किसी महीने की तो 5 मिलियन जुर्माना देंगे, अगर ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट से ही जान छुड़ानी हुई फिर 20 मिलियन जुर्माना दे देंगे।
ऑन यकम अगस्त 16 NPL का अंदाज़ा था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वुड बी 10 मिलियन पर मंथ। हमारा अंदाज़ा था कि हर महीने कॉस्ट होगी 10 मिलियन पर मंथ, यानी हमने ये सोचा था कि 15 की बेचेंगे 10 कॉस्ट होगी, 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 15 की बेचेंगे 10 कॉस्ट होगी। ये हमारा एक अंदाज़ा था 15 की बेचेंगे 10 कॉस्ट होगी, 15 की बेचेंगे 10 कॉस्ट होगी, 15 की बेचेंगे 10 कॉस्ट होगी। ये हमारा एक अंदाज़ा था। ऑन यकम अगस्त NPL कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी 10 मिलियन पर मंथ। हाउएवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज सब्सिक्वेंटली, लेकिन बाद में 10 रुपये का मसला राइज हो गया, महंगा हो गया। डिस्पाइट द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई थी। अच्छा, हम एक ट्रांजेक्शन लॉक कर चुके हैं, सेल प्राइस, वो हमारे बस में नहीं है। अब सेल प्राइस हम लॉक कर चुके हुए हैं, मेड अ एग्रीमेंट, वो प्राइस हम नहीं बदल सकते। डिस्पाइट द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन NPL मेड टाइमली डिलीवरी स्टिल मई तक सब सही चलता रहा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक सब सही चलता रहा। एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 99, और इसमें टोटल कॉस्ट है 99, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो सोचा था वो मैंने ऊपर लिख दिया है। हकीकत ये हुई होगी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 6 महीने तक 15 मिलियन मुझे मिलता रहा होगा, और मैंने कॉस्ट सोची थी 10 10 10 10 10 10 60, लेकिन अनलकीली मेरी एक्चुअल कॉस्ट 99। अब ये जो 9 का लॉस है इसकी हमने डिस्कशन नहीं करनी, क्योंकि ये लाइन का लॉस इस साल आ गया है, तो इट इज़ नॉट अ प्रोविजन, ये कोई लाइबिलिटी नहीं है हमारे ऊपर, ये लॉस आ गया है। तो हुआ ये होगा कि हमने एंट्री की होगी कैश डेबिट सेल क्रेडिट 90 से, और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट 99 से, तो ये 9 का लॉस हो गया होगा। इन्वेंट्री कैसे 60 से होगी? 60 से तो तब होती जब हमने किसी से परचेज प्राइस भी लॉक कर ली होती। बैटरी बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है उसका एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बैटरी बनाने के एग्रीमेंट का एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ, बैटरी जो बनाने के लिए रॉ मटेरियल है, एग्रीमेंट हुआ हुआ है सेल का। इसीलिए तो उसने लिखा कि एस्टीमेट था कि कॉस्ट होगी 10, हाउएवर कॉस्ट इंक्रीज सब्सिक्वेंटली, और टोटल कॉस्ट जो एक्चुअल हुई दैट इज 99। तो ये जी सारी कहानी है, एक दफ़ा दोबारा पढ़नी है, पढ़ लें। टर्म्स के मुताबिक हमने 50,000 बैटरीज बेचनी है हर महीने के एंड पे, दिसंबर से सितंबर तक। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिसंबर से जून 7 महीने, 8 9 10 महीने का ये कॉन्ट्रैक्ट है। एट अ प्राइस ऑफ 15 मिलियन, 10 महीने तक हमने 15 मिलियन सेल में डालने हैं। अगर कोई पेनल्टी देनी पड़ेगी तो 5 मिलियन लेट डिलीवरी पे, और अगर कोई कैंसिल करनी पड़ेगी तो 20 मिलियन पे। यकम अगस्त 16 को हमारा अंदाज़ा था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी 10, तो हम जन्नतों में बैठे हुए थे और ये सोच रहे थे हर साल 5 मिलियन का प्रॉफिट कमाएंगे और अमीर तरीन इंसान बन जाएंगे पाकिस्तान के। लेकिन जब देखा कि इस भाव बिकती है, तो डिस्पाइट इंक्रीज इन कॉस्ट हमने टाइमली डिलीवरी स्कीम टिल में एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 99। हकीकत ये है कि जो 10 ज़रब 6 सोचा था 60 मिलियन की कॉस्ट आएगी, उसकी जगह कॉस्ट कितनी आई? 99 मिलियन। सिंपल सा डाटा। तो अब जून की स्टोरी रहेगी, जुलाई, अगस्त और सितंबर की स्टोरी रहेगी। अच्छा, ये तो बिल्कुल मैं अजीब सा कलर बना दूं इसका, ये तो हमारी कोई सोच है, पता नहीं ऑरेंज सा कलर, ये तो हमारी कोई सोच थी कि जो जो होना है, जो हुआ आपके साथ वो ये है। सप्लाई फॉर जून वॉज मेड ऑन 15 जुलाई। चलो जी, एक बात तो पता चल गई, सप्लाई फॉर जून वॉज मेड ऑन 15 जुलाई। क्या करें इसका? सप्लाई फॉर जून वॉज मेड ऑन 15 जुलाई, तो जून में डिलीवरी करनी थी, पास्ट इवेंट इज जून, और जून में डिलीवरी ना करना जून के आखिरी दिन खड़े होकर आपके कंधे पे लाइबिलिटी राइज हो जाएगी। तो जून की लाइबिलिटी पेनल्टी की रिकॉर्ड होगी।
तो सबसे पहली एंट्री तो ये होगी जी, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 5 मिलियन से। ये सिर्फ 5 मिलियन वो वाली पेनल्टी है जो जून की डिलीवरी की है, ये पहली एंट्री होगी। अंग्रेजी की डिस्कशन फिर आप पढ़ लीजिएगा घर में। तो देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट विच इन दिस केस इज नॉन डिलीवरी इन द मंथ ऑफ जून, सो द रिलायबल एस्टीमेट इज गिवन इन क्वेश्चन विच इज 5 मिलियन, सो अ प्रोविजन शुड बी मेड ऑफ ₹5 मिलियन। नेक्स्ट, सप्लाई फॉर जून वॉज मेड ऑन 15 जुलाई एट। अच्छा वैसे आप मुझे ये बताएं, जून वाली जो बैटरीज हैं वो जून के एंड पे हमारे पास पड़ी होंगी या जून के एंड पे बिक चुकी होंगी? मेरे ख्याल से क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी होंगी। अच्छा, टोटल सप्लाई फॉर जून वॉज मेड ऑन 15 जुलाई एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 18 मिलियन। जून वाली डिलीवरी की कॉस्ट क्या पड़ी? जल्दी करो, जो भी करना है, आना है जाना है बैठना है, जो भी करना है, जाने जाओ जल्दी। सप्लाई फॉर जून वॉज मेड ऑन 15 जुलाई एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 18 मिलियन। टोटल कॉस्ट 18 मिलियन, यानी महीने के एंड पे मैंने नहीं बेची चीज़ें, बल्कि आधा महीना और 1.5 महीने के एंड पे मैंने चीज़ें बेची। टोटल कॉस्ट 18 आई, ऑफ विच 14 हैड बीन इनकर्ड टिल 30 जून, जिसमें से 14 की कॉस्ट कब आ गई थी? 30 जून को। ओके, कॉस्ट है 14, 30 जून तक। ज़ाहिर बात है 30 जून को खड़े होकर एनआरवी की कैलकुलेशन होगी। कॉस्ट है 14, एनआरवी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 15, बल्कि ये कंफर्म है सेलिंग प्राइस, लेस कॉस्ट टू कंप्लीट या कॉस्ट टू रिपेयर लेस कॉस्ट टू सेल, ये एनआरवी का फॉर्मूला होता है। टोटल कॉस्ट कितनी आई? टोटल कॉस्ट कितनी आई, जिसमें से 14 कब आई? तो 4 कब आई होगी? अगले साल। तो ये मेरे ख्याल से 30 जून पे खड़े होके मेरा अंदाज़ा था कि फ्यूचर में कॉस्ट कितनी होगी। कॉस्ट टू कंप्लीट ज़रा कोई बताए मुझे, कॉस्ट टू कंप्लीट कितनी कॉस्ट आ गई थी? 14। टोटल कितने की बनी प्रोडक्ट? व्हाट इज एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट? असल में एनआरवी पता क्या होता है, फ्यूचर में क्या आना है और फ्यूचर में क्या जाना है, इसे कंपेयर करो बुक वैल्यू से। कॉस्ट टू सेल सवाल में गिवन नहीं है, एनआरवी लॉस आ जाएगा 3 रुपए का। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, नोट करो। कितने का स्टॉक बना 1.5 महीना लगा के दिन रात एक करके? 18 का। कितने का बना? पिछले 6 महीने कितने का बना था? 99 का। ये जून वाला कितने का बना? 18 का। जब ये जून वाला 18 का बना तो 18 का बनने की वजह से हमारे साल में कितने का बन गया था? तो हमारे साल में बैलेंस शीट में कितने पे कॉस्ट नजर आ रही होगी? 14। लेकिन मैंने हमारे साल के एंड पे खड़े होकर एनआरवी टेस्ट परफॉर्म करने हैं। एनआरवी टेस्ट होता है फ्यूचर का डेटा, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल और एस्टिमेटेड कॉस्ट टू रिपेयर या कॉस्ट टू कंप्लीट। तो कॉस्ट टू कंप्लीट का एस्टिमेट लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम बड़े हो गए हुए हैं, तो जिंदगी में अगर कभी IAS 2 लगाना पड़ा तो अब IAS 10 ने हमें बता दिया हुआ है कि जनवरी फरवरी हमारे हाथ में होता है, तो एस्टिमेट की जरूरत नहीं होती, वो चीजें एक्चुअली पता चल जाती हैं। अब हम बड़े हो गए हुए हैं, अब इंशाल्लाह IAS 2 में वो जो हम सोचते थे ना एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज होने से पहले चीजें बिक गई हैं तो प्राइसेस फिर एस्टिमेट लगाने की जरूरत नहीं है, फिर तो सब पता है। तो 18 का खर्चा होना हो गया, 14 का हमारे साल हो गया, 4 इज कॉस्ट टू कंप्लीट। ये सारा फड्डा हो गया जून की डिलीवरी का। अब पीछे रह गई हमारे ईयर एंड पे खड़े होकर जुलाई और अगस्त और सितंबर की डिलीवरी। अब पीछे 3 डिलीवरीज रह गई हैं, कौन कौन सी? जुलाई, अगस्त और सितंबर की। अगर मैं फ्यूचर में ऑपरेट ना करूं जुलाई, अगस्त, सितंबर में, तो मुझे ये लॉस नहीं आएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं जुलाई, अगस्त, सितंबर का फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस है, अवॉइड कर दूं तो छोड़े परे, बस सवाल खत्म हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस हो चुका है। ये नहीं कह सकते कि फ्यूचर में अवॉइड हो सकता है। मैं वादा कर चुका हूं कि तुम्हें सितंबर तक डिलीवरीज करनी है,
तो अब एक कैलकुलेशन होने लगी है। एक कैलकुलेशन थी दिसंबर से अप्रैल की, वो मैंने कहा था बेशक में डिस्कस ना करें। एक कैलकुलेशन होगी जून की, दिसंबर से मई तक की। एक कैलकुलेशन होगी जून की, वो मैंने उसका पेनल्टी भी बुक कर दी और उसका एनआरवी लॉस भी बुक कर दिया। अब आखिरी एंट्री है ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट की, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, इसकी एंट्री अब करनी है हमने। तो इफ आई ऑनर, तो 3 महीने रह गए हैं, जुलाई अगस्त सितंबर। तो इफ आई ऑनर, तो 3 महीने तक मुझे 15 मिलियन आएगा, लेकिन उसके लिए मुझे कॉस्ट करनी पड़ेगी इनकर। उसके लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी? कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। It is estimated that 55 million would need to spend to make last 3 deliveries within time. अगर अगली 3 डिलीवरीज करनी है तो मेरा अंदाजा है कि 55 मिलियन का और खर्चा आएगा। इफ आई ऑनर, टोटल खर्चा, इफ आई कैंसल, क्या पसंद करेंगे? मेरे ख्याल से फैक्ट्री खुली रखें, दिन रात लेबर को लगाएं, और लेबर को लगा के कहें जुलाई में भी बैटरीज बनाओ, अगस्त में भी बैटरीज बनाओ, सितंबर में भी बैटरीज बनाओ, और इस बंदे को बैटरीज दे के आप रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि आपको 20 मिलियन का लॉस पड़ना था, वो आप सिर्फ 10 मिलियन का होगा अगर आप बैटरीज बनाते रहते हैं। अब इन दोनों का मैं डिफरेंस नहीं ले रहा, इन दोनों में से मैं लोअर उठा रहा हूं, कोई और साइंस ना आ जाए इधर। इन दोनों में से लोअर उठा रहे हैं। लोअर इज, सो इसको उठाना है, इसे इग्नोर करना है। तो ये 3 जर्नल एंट्रीज बनती हैं। जी देखो, सारा डाटा अवेलेबल है, पड़े हुए स्टॉक में कोई मसला अगर बता दे वो, तो क्यों ना कर लें कैलकुलेट। इससे पहले लैपटॉप्स वाला चैम्प वाला एक सवाल था, उसमें तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ही नहीं दे रहा था हमें। नहीं, 18 में से 14 हो गया हुआ है, 4 अगले साल होने हैं। असल में ना एनआरवी इज़ लाइक वैल्यू इन यूज टाइप, यानी फ्यूचर के कैश फ्लो से खेलती है। फ्यूचर में 15 आएगा, एस्टीमेट का लफ्ज़ है। आप ना IS2 खोल के ना इसको देखते हैं। IS2, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनआरवी? NRV is the estimated selling price less estimated cost of completion। तो अल्लाह का शुक्र है अब एस्टीमेट कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन निकालने की जरूरत नहीं थी। टोटल कॉस्ट थी 18 में से 14 हमारे साल हो गई थी, तो वो कॉस्ट थी फॉर द पर्पज ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन, वो कॉस्ट थी। तो 18 माइनस 14, 4 कैन बी कॉल्ड एज एस्टीमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, बल्कि एस्टीमेट का लफ्ज़ भी साथ हटा दें, क्योंकि अब तो पता चल गया सब कुछ। IAS 10 कहता है कि अभी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाथ में है, तो फिर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन खाली लफ्ज़ लिख दें तो भी काफ़ी है। एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट टू मेक द सेल, तो इट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ एनआरवी। हाँ जी बिल्कुल, डेटा अवेलेबल हो, एनआरवी टेस्ट से गुजार दें, ना अवेलेबल हो तो डिस्कशन कर दें। चलें जी, ओवरऑल पिक्चर है ये। ओहो, क्वेश्चन नंबर ओके। अच्छा जी, अब एक सवाल है
ऐसे ही आपसे जनरल, ये 30 जून है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथोराइज होनी है 27 सितंबर को, डायरेक्टर्स ने कर दी ऑथोराइज। अच्छा, मई और जून का बिजली का बिल नहीं दिया हुआ, क्या एंट्री होगी 30 जून को? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, मई जून का बिल पेएबल क्रेडिट। अच्छा, जुलाई का बिल भी नहीं दिया, उसकी एंट्री अभी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में है, तो 13 महीने का खर्चा बुक कर लें फिर, क्यों? अच्छा, बिल्डिंग का रेंट नहीं दिया 2 महीने का, और बिल्डिंग का रेंट इस महीने का भी नहीं दिया, लेकिन अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में है, तो ये तो खर्चे ही अगले साल का ना। ये जो मैंने आपको 2 मिसालें दी हैं, इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा, इन लाइबिलिटीज़ का ना वक्त गुजरने से ताल्लुक़ होता है। बिजली का बिल मई जून में इस्तेमाल हुई, तब लाइबिलिटी बनी, ये कब इस्तेमाल हुई, तो इसकी लाइबिलिटी कब बनी? अगले साल। तो हमारे साल तो लाइबिलिटी बिला वजह आके बुक नहीं करेंगे कि डायरेक्टर्स कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाथ में है, तो फिर सारी एंट्रीज इन 3 महीनों की कर दो, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही 15 महीनों की बनाया करो, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो ये जो कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं, ये रोज़ाना के एतबार से राइज हो रही होती हैं। कॉलेज वाले रोज़ाना के एतबार से बिजली के बिल के लिए लाइबल फील कर रहे हैं, लेकिन एंट्री आसानी के लिए ईयर एंड पे या मंथ एंड पे बुक कर ली जाती है। लेकिन इन एनी केस जुलाई का बिजली का बिल कैन नॉट बी बुकड इन जून फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा चलें जी, बस आखिरी एडजस्टमेंट आज की 5 का सी, हमारा ईयर एंड 23/17, हम खड़े किस दिन है? नहीं सवाल ने बताया हुआ, बट ना 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 नहीं बताया हुआ सवाल ने। कल की क्लास में मुझे याद कराइएगा, IAS 1037 का नोट बनाना है। यानी कि ये तो थ्योरी के सवाल करते हैं, नोट भी बनाना होता है? हाँ, नोट बनाएंगे। प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट ओपनिंग एक्सपेंस क्लोजिंग, प्रोविजन फॉर वारंटी ओपनिंग एक्सपेंस क्लोजिंग, वो जो सारे कॉलम्स बनाएंगे, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी की तरह प्रोविजन के बैलेंसेस सारे बनाएंगे। और नीचे फिर ये नहीं लिखेंगे कि डिस्क्लोज करके आओ, नीचे डिस्क्लोजर बनाएंगे, नेचर ऑफ, ये नहीं बताएंगे कि नेचर ऑफ इवेंट बताओ, नेचर बता के आएंगे। कल बस याद कराइएगा ये। ओके, ऑन 1 नवंबर 2016 को एक नया लॉ आया है जिसमें सारी फैक्ट्रीज ने इंस्टॉल करने हैं सेफ्टी इक्विपमेंट विद इन 5 मंथ्स। हमारा ईयर एंड 23/17, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। ऑन 1 नवंबर एक नया लॉ आया है जिसमें ऑल फैक्ट्रीज को कहा है कि आप लोग सेफ्टी इक्विपमेंट लगा लो विद इन 5 मंथ्स। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 1 अप्रैल तक या 31 मार्च तक, जो मर्जी समझ लें, वो कोई मसला नहीं। 1 अप्रैल को अगर गवर्नमेंट वाले आए और उन्होंने आके कहा कि आपने सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं लगाए, तो मेरे ख्याल से फिर भी सेफ्टी इक्विपमेंट लगाने की तो लाइबिलिटी नहीं होगी, हम बिजनेस ही बंद कर देंगे सेफ्टी इक्विपमेंट लगाए बगैर। लेकिन वैसे ही चलें, एक पुरानी बात याद आ गई मुझे, तो द इक्विपमेंट कॉस्टिंग 15 मिलियन वॉज ऑर्डर्ड इन फरवरी। देखिए कितने सुस्त लोग हैं हम, हमने कहा अभी क्या यार, छोड़ो बरे यार, नवंबर का उन्होंने मुझे बताया हुआ है, और मुझे कब ख्याल आया ऑर्डर करने का? मैंने ऑर्डर ही 1 फरवरी को किया, चपेट मारे बंदा, 1 फरवरी में जाके मुझे ख्याल आ रहा है ऑर्डर करने का। उसने कहा भाईजान 30 अप्रैल तक इंस्टॉल करके दे सकता हूं। क्यों उसने कहा 30 अप्रैल तक इंस्टॉल करके दे सकता हूं? मैं उससे लूँ ही ना, क्योंकि मुझे तो 30 अप्रैल तक नहीं इंस्टॉल चाहिए, मुझे तो कब तक इंस्टॉलेशन चाहिए? 31 मार्च तक। 1 मार्च नहीं, बोंगी नहीं मारनी कोई, मुझे 31 मार्च तक इंस्टॉलेशन चाहिए। क्यों? गवर्नमेंट ने कह दिया हुआ है 5 महीने पूरे हो रहे हैं। मैंने ऑर्डर लेट जाके किया, मैंने ऑर्डर ही कब किया है? फेब में, और अगले बंदे ने क्या कहा कब तक इंस्टॉल करेगा? तो मैं क्यों ऐसा मुआहदा करके आ गया हूँ? मैं पागल हूँ? यस सर नहीं, क्यों ऐसा मुआहदा करके आ गया हूँ मैं? सादा सी बातें कहीं और से नहीं मिल रहे होंगे। और जब ऐसी कोई चीज़ आती है, गवर्नमेंट कहते सोलर लगा लो, तो सारी सोलर कंपनीज आपको कहेंगी भाईजान अब आराम से, आपकी बारी 2 साल बाद आनी है, अब तो सारे महल्ले में हर घर में सोलर लगने हैं।
तो सारी फैक्ट्रीज के लिए नोटिफिकेशन आया होगा, तो एकदम इन पे लोड पड़ गया होगा। किन लोगों पे? जब मास्क खत्म हो गए थे एकदम सारे, तो अब वो कोई बंदा आपको कहे यार मास्क में आपको कोरोना खत्म होने के बाद दूंगा तो अब क्या करें, हमें है ही नहीं उसके पास। तो उसने कहा भाईजान ये गवर्नमेंट का लॉ जब हो जाएगा ना, महीने बाद मेरे पास आना, तो हमने एग्री कर लिया होगा। अच्छा, हाउएवर सप्लायर डिलेड, उसने भी अपना थोड़ा सा मसाला डाला। पहले तो हमने लेट ऑर्डर किया, माशाल्लाह उसने वादा किया था कि 30 अप्रैल तक दे देगा। हाउएवर सप्लायर डिलेड द इंस्टॉलेशन टिल 31 जुलाई 2017। मोटर लगाने घर में बंदा आता है, जी लगाने आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे, 10 दिन बाद आते हैं भाई जनाब मोटर लेके आ गए हैं, सॉरी स्विच भूल गए। तो वो 30 अप्रैल को उसने आना था, लेकिन वो कब आया मेरे पास? हाउएवर द सप्लायर डिलेड द इंस्टॉलेशन टिल 31 जुलाई 17। अब इंस्टॉल कब हुआ? 31 जुलाई 17 को। कब होना था? कब होना था? कब हुआ? 31 जुलाई को। ऑन 5 अगस्त 17, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाथ में होती है, कोई मसला नहीं। 5 अगस्त 17, 5 दिन बाद इंस्टॉल होते ही 5 दिन बाद कंपनी को एक नोटिस आ गया है, लेविंग अ पेनल्टी ऑफ 1.6 मिलियन, डेट इज 0.4 मिलियन फॉर ईच मंथ ड्यूरिंग विच वायलेशन कॉन्टिन्यूड। ये जरा 4 महीने में देख लूं कौन से बन रहे हैं, 1 मिनट जरा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है बिल्कुल। 5 अगस्त को गवर्नमेंट ने कहा है कि भाईजान, गवर्नमेंट को हमारे ईयर एंड से क्या सरोकार है? गवर्नमेंट को हमारे ईयर एंड से क्या सरोकार है? गवर्नमेंट इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट आवर ईयर एंड। गवर्नमेंट ने 5 अगस्त को कहा कि भाईजान 4 महीने की पेनल्टी दो। हमने कहा सारा आंखों पे, बिल्कुल हम मानते हैं। आप बता दें मैं जो है वो एंट्री जो करूं, क्या करूं? एक्सपेंस डेबिट, ये आपको मैं असल में बताना था। प्रोविजन पेबल कर लो यार, इसमें तो कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, पेबल कर लो। क्यों ये अच्छा, अगर कोई बेचारा जुलाई की लाइबिलिटी बुक कर भी लेना तो मेरा उससे सवाल होगा पास्ट इवेंट, वो कहेगा नॉन कंप्लायंस इन जुलाई। कहूंगा तुम होश में हो? चुपे, मैं पास्ट इवेंट पूछा तुम जुलाई बोल रहे हो। नॉन कंप्लायंस इन, अच्छा ये इस तरह की पेनल्टी है जिसका ताल्लुक वक्त गुजरने के साथ है, डेली की बेस पे हमारे कंधों पे पड़ती है। सरासिफ चले गए? नहीं गए? ठीक। अच्छा, आप वो असल में आप बच्चे गिन रहे हो, बच्चे समझ रहे हैं शायद कुछ अच्छा ऐसा भी नहीं है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो अब आप मुझे ये बताएं कि अच्छा कल एक सवाल था, वो कुछ और था, उसका वक्त गुजरने से ताल्लुक नहीं था। वो सवाल ये था कि वो पिछले साल हमारे में कहीं सल्फर एमिशंस किस दिन हमने की हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा था यार उसका जुर्माना दे दो। वो कोई एक हरकत हमने की थी जिसकी वजह से जुर्माना है। तो इस सवाल का बिल्कुल इंडिपेंडेंटली सवाल, ये सवाल कहते हैं कि भाईजान सेफ्टी इक्विपमेंट लगाओ, हमने लगाते 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 4 महीने लेट कर दिए। तो हम गवर्नमेंट की तरफ, अच्छा गवर्नमेंट को ये कहानी सुना देंगे यार हमारा सप्लायर ने लेट कर दिया, ये हो गया वो हो गया, अम्मी वो तो मेरे दोस्त ने मुझे बैग में सिगरेट डाल दी थी, तो ये चुपेड़, तू सो रहा था उस वक्त, तो बैग की जिप हर वक्त बंद करके बैग के ऊपर बैठा, सॉरी। तो एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 1.2, खुदा के लिए इसको एडजस्टिंग इवेंट भी नहीं कह सकते कि 1.2 डजंट, ये जो 0.4 है डजंट रिलेट टू अ सर्कमस्टांसेस दैट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट। ऐसी बात नहीं है। जिस महीने की नॉन कंप्लायंस होगी, असल में मजे की बात यह है कि अप्रैल को जब आप रात को सो रहे होंगे तो उस वक्त आप समझेंगे कि मैं 0.4 के लिए लायबल हूं। फिर जब मई को रात को सो रहे होंगे तो 0.4 जमा 0.4 के लिए लायबल हूं। फिर जब आप जून को रात को सो रहे होंगे 1.2 के लिए। स्टिल यू कैन अवॉइड द लायबिलिटी बाय इंस्टॉलिंग ऑन यकम जुलाई। अब आप अगले महीने की लायबिलिटी फिर भी अवॉइड कर सकते हैं यकम जुलाई को इंस्टॉल करके, लेकिन अगर ना हो इंस्टॉल फिर अब देना तो पड़ेगा, लेकिन खर्चा उतना बुक होगा। अच्छा, अब कहानी है रीइंबर्समेंट की। मैं सप्लायर के पास चला गया, मैंने उससे कहा यार जुर्माना तुम्हारे पे डाल रहा हूं मैं। उस पर कितने जुर्माने डालूंगा? चारों? एक्सीलेंट, 3 माह के जुर्माने, उसमें से एंट्री क्या करनी है वो अलग बहस है। उस पर कितने जुर्माने में डालूंगा? किसी को याद है उसने वादा कब किया था कि मैं कब तक लगाऊंगा?
ये मैं डेट डाल नहीं रहा था बीच में, मैंने अब डाली है वरना कंफ्यूजन हो जानी थी। उसने कहा था मैं तब तक कर दूंगा। अब थोड़ी सी बिजनेस सेंस भी तो होनी चाहिए ना चीज़ों की। अब जब मैं उसके पास जाऊंगा, उससे जाके कहूंगा भाईजान इट इज़ प्रोबेबल, इट इज़ अ हाई चांस, वो कंटिजेंट एसेट ही। अब मैं क्या करूं, रिसीवेबल नहीं है, सॉरी इट इज नॉट रिसीवेबल, इट इज़ कंटिजेंट एसेट। इट इज़ हाई चांस दैट पेनल्टी विल बी रिकवर्ड फ्रॉम, पूरी अमाउंट ही, इट इज़ हाई चांस कि वो उससे रिकवर हो जाएगी। उससे रिकवरी मैं किस किस महीने की मांगूंगा। अब मैं येलो डब्बे बना रहा हूं, मई की मांगूंगा क्योंकि वो कहेगा भाईजान मैंने कहा आपको 31 अप्रैल को सप्लाई करने थे, मैंने 3 महीने लेट किए हैं, मैं उससे मांगूंगा 1.2, लेकिन अगेन हमारे साल की 2 की। तो क्या होगा, तो क्या करेंगे, प्रोबेबल होगा तो कंटिजेंट एसेट डिस्क्लोज करेंगे। अब नो जर्नल एंट्री रिगार्डिंग एसेट, however will be disclosed giving brief nature of event and estimate of financial effect। माजरत 0.8। फ्यूचर इवेंट्स को इग्नोर करें जो जुलाई में होना है। IS-10 क्या होता था, IS-10 इज अ बिट डिफरेंट थिंग। चोरी होगी है मई में और जाके पता चल रही है जनवरी में, डेट इज IS-10। कुछ ना कुछ हुआ होता था हमारे साल। एक्सपेंस कौन सा वाला, ये वाला। अप्रैल, मई और जून और जुलाई 4 महीनों का हमने गवर्नमेंट को जुर्माना देना है, उसमें से जून पे खड़े होके 3 महीने की नॉन कंप्लायंस है, सो डेट इज अ पास्ट इवेंट। अप्रैल, मई, जून। ठीक है जी, इनको जाने दें। मैं बस आपके सामने ना थ्योरी का सोल्यूशन पढ़ दूं, क्योंकि आप लोगों ने नहीं पढ़ना घर जाके, तो मैं आपके सामने थ्योरी का सोल्यूशन पढ़ दूं दोनों सवालों का। प्रोविजन पे क्या लिख के आएंगे, प्रोविजन के बारे में हाउ टू राइट डाउन का पॉइंट नंबर 1, पर इसके बारे में क्या लिख के आएंगे, 1 2 3 4 5 6। 5 में था वर्चुअली सर्टन और 6 में था कंटिजेंट एसेट। कल की क्लास फर्स्ट फ्लोर पे होगी। पहले वो उसका सॉल्यूशन पढ़े हैं, क्या था उसका नाम, नहीं इसी का। प्रोविजन फॉर पेनल्टी कितने रुपए थी, 5 रुपए। एनआरबी लॉस 3 रुपए और ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट 10 रुपए। फॉलोइंग ऐसी बोंगी मारी है उसने, प्रोविजन एक्सपेंस मिक्स करा चीज़ों को, बस लॉ एक्सपेंस इसलिए उसने लिख दिया कि इन दोनों की प्रोविजन बनानी है और इसके कॉस्ट ऑफ सेल में डालना है। तो नोट 1, सप्लाई वाज मेड आफ्टर 15 डेज, सो एज पर टर्म्स ऑफ प्रोविजन फॉर पेनल्टी शुड बी रिकॉर्डेड फॉर दिस एडजस्टिंग इवेंट, इस एडजस्टिंग इवेंट की, क्योंकि हमारे साल के बाद डिलीवरी हुई ना, तो मसला तो हमारे साल आ गया था। नेक्स्ट, सिंस कॉस्ट इनकर्ड टिल जून इज हायर देन एनआरवी ऑफ इतने, सो 3 मिलियन का एनआरवी लॉस रिकॉर्ड होना है। Since estimated cost of 55 million which would need to spend is more than total revenue of 45, इनफ्लो और आउटफ्लो नेट याद है ना, 55 और 45, 55 और 45। इफ आई ऑनर इफ आई कैंसल 55 और 45, तो so the contract is considered onerous and provision should be made at 10 million, that is lower of cost of fulfilling, that is 10 million, or penalty arising from failure। पता नहीं क्यों इतने कंजूसी से सोल्यूशन दे रहा है। एज ऑन 30/16 NPL should record a provision of your expense of 1.2 million in relation to penalty for non-compliance of new law from 1 April to 30 June, because at the balance sheet date there is a past present obligation in respect of a non-compliance of law। NPL should disclose the penalty, प्रोविजन को डिस्क्लोज भी करना होता है। अब उसने ये लिख दिया, सिंस द रीइंबर्समेंट ऑफ पेनल्टी अमाउंट फ्रॉम वेंडर इज पॉसिबल, द रीइंबर्समेंट ऑफ 2 months should be disclosed as a giving brief nature of event and estimate of financial effect। बाकी को हाँ कुछ भी नहीं करेंगे, बस
अगले साल के एक्सपेंस में डाल देंगे और रिसीवेबल में, अगर रिसीव हुआ, वरना तो वो भी अभी तक पता नहीं है कि मिलना है। ये रीइंबर्समेंट वाला पैरा क्यों नहीं लिख के आना पड़ा? रीइंबर्समेंट वाला पैरा क्यों नहीं लिख के आना पड़ा? नहीं, अगला साल तो कोई नहीं है, अजीब सी बात करें। रीइंबर्समेंट वाला, एक्सेलेंट, रीइंबर्समेंट वाला पैरा मेरे भाई इसलिए नहीं लिख के आना पड़ा कि रीइंबर्समेंट विल बी रिकॉर्डेड व्हेन एंड ओनली व्हेन इट इज वर्चुअली सर्टन दैट अमाउंट विल बी रिकवर्ड। तो ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ सवाल में, वर्चुअली सर्टन, तो वो फिर आगे बहस, अजीब सी बहस होगी। द रिसीवेबल शुड बी रिकॉर्डेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ प्रोविजन, वो कहेगा केड़ा रिसीवेबल? इन पी एंड एल द एक्सपेंस एंड इनकम शुड बी, केड़ा एक्सपेंस और इनकम? हाउएवर इन बैलेंस शीट एसेट शुड बी शोन, कौन सा एसेट? तो वो जो रीइंबर्समेंट के पैरास थे वो इस वजह से स्किप हो गए एकदम कि ये रिसीवेबल वर्चुअली सर्टन, अगर ये भी वर्चुअली सर्टन होता तो रीइंबर्समेंट के पैरास भी लिख के आने पड़ते। जी मंडे को टेस्ट तो इसमें से हो जाएगा ना, 10:37 में से।